गुड मॉर्निंग बच्चों। सीए फाउंडेशन लॉ जनवरी 26 एग्जाम ओरिएंटेड बैच में हम लोग यूनिट 3 को रिवाइज कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। अभी तक आपने इसमें रिवाइज किया है कैपेसिटी, फिर आपने कल की क्लास में बातें की थी कंसेंट की। आज बातों को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहली बात है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने के लिए ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन, कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने के लिए ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन दोनों क्या होने चाहिए? लॉफुल। अगर अनलॉफुल है ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन तो कॉन्ट्रैक्ट कभी वैलिड नहीं हो सकता। अंडर सेक्शन 23 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, each of the following cases ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज अनलॉफुल। बेटा देखो, आपसे कोई पूछे कि बताओ किन केसेस में ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन लॉफुल होगा, कहां कहां ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन लॉफुल होगा, तो इसका आंसर देना बड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन अगर आपको ये पता चल जाए कि किन केसेस में ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन अनलॉफुल होता है, किन केसेस में ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन अनलॉफुल होता है, तो इनको छोड़ के बाकी केसेस में ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन क्या होता है बेटा? लॉफुल। तो अगर आप अनलॉफुल केसेस याद कर ले तो बाकी जितने भी केस हैं सारे के सारी जगह ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन लॉफुल होगा। तो पहला केस जब ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन अनलॉफुल होता है, पहला केस जब ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन अनलॉफुल होता है when it is forbidden by law। लॉ अगर आपको पनिश करने की बातें कर रहा है, लॉ आपको बोल रहा है कि ये काम करने पे आपको सजा हो जाएगी, पनिशमेंट हो जाएगी, तो वो काम नहीं करना, क्योंकि उसको ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन हमेशा अनलॉफुल होगा। दूसरा, when it defeats the provision of any other law। आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई काम करें जिससे किसी दूसरे लॉ के, दूसरे एक्ट के प्रोविजन को हार्म पहुंचता हो। तो मान लो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई काम करें जिससे किसी दूसरे लॉ के प्रोविजन को डिफीट करें, हम हार्म पहुंचाएं, तो यहां पे उसका ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन अनलॉफुल हो जाएगा बेटा। तीसरा केस, व्हेन इट इज फ्रॉडुलेंट। जब आप कोई काम करें, फ्रॉडुलेंट करें, फ्रॉड करें किसी के साथ, तो फ्रॉड ने कहा इंटेंशनल मिसरिप्रेजेंटेशन है, सब कुछ सोची समझी साजिश हो रही है, हमारा मेंस रिया है, हम इंटेंशनली पार्टी को डिसीव करने के लिए, चीट करने के लिए, धोखा देने के लिए एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट कर रहे हैं। तो अगर हम बेटा एक्टिव कंसीलमेंट कर रहे हैं, चीजों को जानबूझ के छुपा रहे हैं सामने वाले को धोखे देने के इंटेंशन से, तो यानी कि उसका ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन अनलॉफुल हो जाएगा। when it injury to any person or property of another। हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में कोई काम करें जिससे किसी व्यक्ति को या उसकी प्रॉपर्टी को इंजरी हो रहा है, इंजरी मतलब क्षति हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो मेरा वो काम, उसको ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन लॉफुल हो ही नहीं सकता। when it is immoral, हम कोई काम करें जो इमोरल है बेटा, इमोरल है, इमोरल अनैतिक काम कर रहे हैं, तो उसका ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन भी हमेशा अनलॉफुल होगा। एंड व्हेन इट इज अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी, हम कोई काम करते हैं जो पब्लिक पॉलिसी के, पब्लिक वेलफेयर के, लोगों के अगेंस्ट हो, तो उसका ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन भी कभी लॉफुल हो नहीं सकता। तो ये 6 केसेस हैं जहां ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन अनलॉफुल हो जाएगा बेटा। आप कोई काम करें जो फॉरबिडन बाय लॉ है, आप कोई काम करते हैं जो डिफीट करता है प्रोविजन ऑफ एनी अदर लॉ, आप कोई काम करते हैं जो फ्रॉडुलेंट है, आप कोई काम करते हैं जिससे किसी व्यक्ति या उसकी प्रॉपर्टी को इंजरी पहुंचता है, आप कोई काम करते हैं जो इमोरल है, या आप कोई काम करते हैं जो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, तो इन केसेस में ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन क्या हो जाएगा? अनलॉफुल। 6 केसेस में ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन अनलॉफुल हो जाएगा।
6 केसेस क्या है, एक बार आप बोलिए, लाउड होइए, बोलिए तो कि 6 क्या केसेस हैं जहां ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन अनलॉफुल होता है। 4 हो गई है, फ्रॉडुलेंट, इंजरी, इमोरल, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, और 2 ये हो गए व्हेन इट इज फोरबिडन बाय लॉ, व्हेन इट डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी अदर लॉ। 6 केसेस है बेटा, आप इनमें से कोई भी काम करो, ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन हमेशा क्या हो जाएगा बेटा, अनलॉफुल। इनमें से आप कोई भी काम करो, ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन क्या हो जाएगा, अनलॉफुल। ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन हो जाएगा अनलॉफुल। Six cases: forbidden by law, defeat the provision of any other law, fraudulent, injury to person or property, immoral, opposed to public policy. इन 6 केसेस में ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन अनलॉफुल होगा, ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन अनलॉफुल होगा। याद हो गया बेटा 6 केसेस, आपको 6 केसेस याद हो गए। When it is forbidden by law, when it defeats the provision of any other law, when it is fraudulent, when it injury to any person or his property, when it is immoral, when it is opposed to public policy. अब एक एक करके एक एक केसेस को देखना पड़ेगा। तो पहला, when object or consideration is forbidden, कब forbid किया लॉ ने पनिशेबल? Forbidden by law are those which are punishable under any statute as well as those prohibited by regulation or order. Forbidden का मतलब अगर आप ऐसा काम करेंगे बेटा तो भैया आपको क्या हो जाने वाला है, लॉ के अंदर पनिशेबल है ये। Forbidden by law are those which are punishable. पनिशमेंट की बात हो रही है कि भैया आप ये काम करेंगे तो आपको सजा हो जाएगी। मान लो फॉरेस्ट एक्ट में उन्होंने कहा कि भैया ये जंगल का एरिया है, ये नहीं, आपको यहाँ के पेड़ पौधे नहीं काटने हैं, टेम्पर यहाँ से लेके नहीं जाना है। आप जा रहे हैं फॉरेस्ट एरिया में जो कि रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, फॉरेस्ट का है, और आप वहां पे जाके लकड़ी कटवा रहे हैं तो आपको सजा हो जाएगी फॉरेस्ट एक्ट के अंदर। दूसरा, when object or consideration are such of nature that if permitted it would defeat the provision of other law. अब देखो बेटा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमारा जो हिंदू लॉ है वो बोलता है कि हम लोग जो है कोई बच्चा चाइल्ड अडॉप्ट कर सकते हैं। हमारा हिंदू एक्ट, हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट हमें परमिट करता है कि हम कोई बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं।
अब उसके लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बाकायदे स्टाम्प पेपर पे एग्रीमेंट बना देंगे और लीगली अडॉप्ट करेंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं करके हम जाएं, एक मान लो हम स्लम एरिया में चले गए, झुग्गी झोपड़ी में, मैंने उनसे कहा कि भैया आपके कितने बच्चे, उन्होंने कहा गिन लो। गिन लो मतलब क्या? तो उन्होंने कहा मतलब भगवान की देन है, कोई कमी है नहीं। तो मैंने कहा भाई अपने पास तो कमी है, एक काम करते हैं, हम आपको हर साल 2 लाख रुपए देंगे जिसके बदले आप मुझे एक बच्चा बेच दो। ये गलत है। अगर इस तरीके से आप उसके नेचुरल पेरेंट्स को पैसे देके बच्चा खरीदने की बात कर रहे हैं तो ये तो गलत है ना बेटा। ये आपने बकायदे बहुत अच्छा स्टाम्प पेपर पे कॉन्ट्रैक्ट बनाया, लेकिन इससे हिंदू सक्सेशन, हिंदू लॉ के प्रोविजन को तो हार्म पहुंच रहा है ना। एडॉप्शन ऑफ चाइल्ड इज परमिटेड, अगर आप लीगल एडॉप्शन कर रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये परमिटेड है। लेकिन आप उसके नेचुरल पेरेंट्स को पैसा देके बच्चा खरीद रहे हैं, ये तो ट्रैफिकिंग हो गया ना बेटा, ये तो गलत हो गया ना। If in the any agreement the object or consideration is of such a nature that is not directly but indirectly defeat the provision of other law, void, ऐसा कोई भी एग्रीमेंट हम कर रहे हैं बेटा ये void एग्रीमेंट हो जाएगा। ऐसा कोई भी एग्रीमेंट बिल्कुल void एग्रीमेंट हो जाएगा जहां की हम पैसे देके बच्चा खरीद रहे हैं और वो बच्चा बेच रहा है। बता, गिन लो मतलब कमी नहीं है, एक आधा चले भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो ठीक है, लेकिन हम तो गलत करेंगे ना अगर हम खरीदेंगे तो। तीसरा है बेटा व्हेन इट इज फ्रॉडुलेंट, व्हेन इट इज फ्रॉडुलेंट एग्रीमेंट विच आर इंटर्ड इनटू टू प्रमोट फ्रॉड, हम फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी कर रहे हैं तो ये बिल्कुल वाइड होगा। फ्रॉड कर रहे हैं हम आपके साथ, बिल्कुल वाइड होगा। चौथा, दे टर्म इंजरी, इंजरी का मतलब होता है क्रिमिनल या रॉन्गफुल हार्म पहुंचाना। An agreement which involve injury to person or property of another is always void. मेरे किसी काम को करने से, मेरे किसी एग्रीमेंट में जाने से अगर आपको कोई इंजरी हो रही है तो बिल्कुल ये गलत होगा। When consideration object is immoral, immoral. In an agreement where object consideration unlawful, immoral होने के कारण unlawful है तो ये भी void होगा। immoral कोई काम नहीं करना। केस स्टडी इन पे पूछा जाता है कि when object or consideration opposed to public, किन केसेस में object or consideration opposed to public policy माना जाता है। तो opposed to public policy के ये केसेस हैं। पहला, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं अपने दुश्मनों के साथ, दोस्तों की कोई कमी है बिजनेस धंधा करने के लिए कि दुश्मनों से ट्रेडिंग कर रहे हैं। स्टिपलिंग प्रोसिक्यूशन, मेंटेनेंस चैम्पट्री, ट्रैफिकिंग रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफिस, एग्रीमेंट जहां मोनोपोली क्रिएट होने की बातें हो रही है, मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट, इंटरफेरेंस विथ कोर्स ऑफ जस्टिस, इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन, और जहां कंसिडरेशन अनलॉफुल है पार्ट में। एक बार नाम याद कीजिए कि कहां पे किन केसेस में आपका जो ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन है वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माना जाता है। किन केसेस में ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन अपोज टू पब्लिक पॉलिसी मानेंगे हम कि अगर आप ये काम धंधा कर रहे हैं भैया तो ये पब्लिक वेलफेयर के अगेंस्ट है। किन केसेस में? आपको इतने केसेस याद करने पड़ेंगे बेटा, 9 केसेस हैं। अगर हम एनिमी के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, हम स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन पैसे वैसे खा के और मैंने आप पे जो केस किया है वो हटाने की बात कर रहे हैं। हम आपकी मदद कर रहे हैं केस लड़ने में लेकिन मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है
और एक में मेरा इंटरेस्ट है। और ये मदद अगर हम बिल्कुल अनरीजनेबल या गलत इंटेंशन से कर रहे हैं तो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक ऑफिस बेचने की बात कर रहे हैं, ट्रैफिकिंग, पब्लिक ऑफिस बेचने की बात कर रहे हैं। हम गवर्नमेंट सर्वेंट हैं बेटा, आपसे बोल रहे हैं कि इतने पैसे दो, तुम्हारा भी जॉब लगवा देंगे यहाँ पे, तुमको भी प्यून बनवा देंगे यहाँ पे। हम सीमेंट बेचते हैं, पूरे भारत में मान लो सीमेंट बेचने वाली 2 ही कंपनी होती, तो हम आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं कि चलो हम लोग दोनों मिल के सीमेंट बेचेंगे, सीमेंट का इतना हाई प्राइस कर देंगे हम लोग। अब बेटा अगर 2 ही लोग थे और दोनों मिलके एक का हो जाए तब तो मोनोपोली हो जाएगा, फिर उनका जितने में मन उतने में सिगरेट बेचना, सीमेंट बेचना शुरू कर देंगे। मैरिज ब्रोकरेज, दलाली कर रहे हैं बेटा, बोल रहे हैं कि एक लड़की ले आओ, शादी करना है मुझे कहीं से, जिसके बदले आपको इतना पैसा देंगे। ये बेकार की बात है ना, ब्रोकरेज। कोर्स ऑफ जस्टिस, जज साहब को पैसे देके खरीदने की बात, बोले बड़े किसी की मत सुनो, लो इतना पैसा, जजमेंट हमारे फेवर में कर दो। हमारा जो ऑब्लिगेशन है ऑलरेडी कि मुझे लॉ में ये करना चाहिए, उसके अगेंस्ट पैसे कमा रहे हैं। हम जो काम करते हैं उसका कंसिडरेशन पूरा अनलॉफुल नहीं है, पार्ट में अनलॉफुल है। तो इन केसेस में ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माना जाएगा। याद होगा बेटा अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। जब हम आपको बोलते हैं कि पढ़ो, पढ़ो का मतलब है बोलो, याद हो, करो, लाउड हो जाओ, जोर जोर से बोल के याद करो। ट्रेडिंग विथ एनिमी करें हम, अगर हम ट्रेडिंग विथ एनिमी करें, स्टिपलिंग प्रोसिक्यूशन करें, मेंटेनेंस चैम्प्ट्री करें, ट्रैफिकिंग रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफिस एंड टाइटल करें, एग्रीमेंट टेंडिंग टू क्रिएट मोनोपोली की बातें करें, मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट की बातें करें, इंटरफेरेंस विथ कोर्स ऑफ जस्टिस की बातें करें, इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन और कंसिडरेशन जहां पार्ट भी अनलॉफुल है, तो इन केसेस में ये सारे केसेस हैं अपोज टू पब्लिक पॉलिसी के। अब एक एक करके इनको पढ़ते हैं कि ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी कैसे है, ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी कैसे है। पहला केस है बेटा, दुश्मनों के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं। एनी ट्रेड विथ पर्सन एट वॉर, जिनके साथ बेटा युद्ध छिड़ा हुआ है उनके साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं, विदाउट लाइसेंस ऑफ गवर्नमेंट
is void as the object is opposed to public policy. भैया जिस देश के साथ हमारा वॉर डिक्लेयर हो गया, वहां के नागरिक, वहां के सिटीजन के साथ जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं दुश्मनों के साथ, तो भैया ये तो पब्लिक के साथ धोखा ही दे रहे हैं। क्या दोस्तों की कमी है हमें कि हम दुश्मनों से धंधा करें? दूसरा, अगर कोई एग्रीमेंट करे जहां मकसद है मोनोपोली क्रिएट करना, ये बताओ, हम बिजनेस है, आप हो कंज्यूमर कस्टमर, आपको कॉम्पिटिटिव मार्केट अच्छा लगेगा कि मोनोपोली मार्केट अच्छा लगेगा? आप बताओ मुझे। आप पूरे भारत में आप सीए कर रहे हैं, पूरे भारत में एक ही कोचिंग इंस्टीट्यूट होता लक्ष्मी नगर में, टॉपर्स क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, जो सीए की कोचिंग देता, और कोई नहीं होता, तो फिर टॉपर्स अपनी मोनोपोली दिखलाता। टॉपर्स बोलता कि हम सीए फाउंडेशन की फी रखेंगे 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए अगर आप फी देंगे तो ही फेस टू फेस क्लासेस में आप आएंगे। जैसा आपने देखा होगा बेटा, जो बच्चे इंजीनियरिंग करके गेट वगैरह की तैयारी करते हैं, उनका 1.5 लाख 2 लाख फी है, और लोग देते ही हैं एक बार। और यहाँ हमारे फी देखो कितने कम है, उसके बाद भी बच्चों को लगता है कि भैया फी दे रहे हैं। आप अपना फाउंडेशन इंटर फाइनल में टोटल मिला के जितना फी नहीं दीजिएगा, उससे ज्यादा एक बार में इंजीनियरिंग कॉलेज का 1 ईयर का 1 सेमेस्टर का फी होता है। तो आईसीआई का फी तो वैसा कुछ है नहीं। तो आप मुझे बताइए कि आप अगर कंज्यूमर कस्टमर हैं तो आपको क्या अच्छा लगेगा, मार्केट में कंपटीशन हो कि मार्केट में कोई एक मोनोपोली क्रिएट करता हो? हमेशा कंपटीशन अच्छा होता है, क्योंकि कंपटीशन में कोई भी अंडरस्टैंड प्राइस नहीं रख सकता, हाई प्राइस नहीं रख सकता, ओवर प्राइस नहीं रख सकता, ये सब नहीं कर सकता। कॉम्पिटेटिव मार्केट है, आलू मिल रहा है तो सारे लोग 30 रुपए किलो ही आलू बेचेंगे। कोई अगर ज्यादा में आलू बेचेगा तो कोई उसका लेगा ही नहीं। तो आप अगर कोई एग्रीमेंट करें जहां हम मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं, हम 2 सीमेंट बेचने वाले एक हो गए और बोल रहे हैं हम जो जितने में बोरी में बेचेंगे सीमेंट लोग लेंगे ही लेंगे सिविल कंस्ट्रक्शन के लिए, गलत। ऐसा कोई भी काम अपोज टू पब्लिक। इससे पब्लिक को फायदा हुआ कि नुकसान? नुकसान। तो एग्रीमेंट टेंडिंग टू क्रिएट मोनोपोलीज, agreement having for their object the establishment of monopolies are opposed to public policy and therefore void। आप कोई भी काम जिससे मोनोपोली क्रिएट हो रही है बेटा, वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होगी, void होगा। नेक्स्ट, मैरिज ब्रोकरेज। बेटा अब यहाँ पे तो आप दलाली कर रहे हैं। आप बोले भैया एक लड़की की व्यवस्था करो, इतने पैसे ले जा, मुझे शादी करनी है उससे। एक लड़के की व्यवस्था करो, इतने पैसे ले जाओ, शादी की। कि दलाली के लिए शादी में दलाली कहाँ से होगा? आपने कहा मैडम ये मैरिज ब्यूरो, शादी.com, क्लासिफाइड। भैया ये लड़की अरेंज और लड़का अरेंज नहीं बोलते हैं करने, ये बोलते हैं जानकारी दो। ये दे आर जस्ट गिविंग यू द इंफॉर्मेशन अबाउट द ब्राइड एंड ग्रूम्स, एंड आफ्टर गेटिंग यू इंफॉर्मेशन यू विल कॉन्टैक्ट देम और शादी होती है। ये आपको लड़का लड़की लाके नहीं देते हैं, ये आपको उनकी इंफॉर्मेशन, उनकी जानकारी देते हैं, फिर आप उनसे आगे कम्युनिकेट करते हैं और तब जाके शादी फिक्स होती है। तो शादी.com ये सब नहीं है, मैरिज ब्यूरो ये सब एक्सेप्शनल केस है। ये दे आर प्रोवाइडिंग जस्ट इंफॉर्मेशन। वो ब्राइड ग्रूम लाके नहीं दे रही है, लो लड़का इतने में बेच रहे हैं, लड़की दलाली नहीं करते वो। तो एन एग्रीमेंट टू नेगोशिएट मैरिज फॉर रिवॉर्ड which is known as the marriage brokerage contract is void। दलाली नहीं करवाना तो void हो जाए। ट्रैफिकिंग रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफिस, इस बार हम पब्लिक ऑफिस ही बेच देंगे। हम आपको बोलेंगे कि भाई हम गवर्नमेंट जॉब में हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट, हम रेलवे में जॉब करते हैं, आप अगर मुझे 3 लाख रुपए दो तो आपका भी रेलवे में डी ग्रेड में हम सर सफाई करने में जो है नौकरी लगवा देंगे, और आप इंजीनियर हैं तो आगे प्रमोशन लेके आगे चले जाइएगा ऑफिस में। हम बैंक में काम करते हैं, आपको बैंक में प्यून बनवा देते हैं, आप पढ़े लिखे हैं तो फिर क्लर्क और ऐसे आप प्रमोट हो ही जाइएगा, प्रमोशन हो ही जाएगा। गलत। या मैंने आपको कोई टाइटल, मैंने आपको बोला कि भैया सुनो ना, छोड़ो,
भारत रत्न तुमको दिलवा देते हैं, तुमको महावीर चक्र, अशोक चक्र, परमवीर चक्र, इतना पैसा दिलवा, क्या बकवास कर रहे हो। अच्छा कोई छोड़ो, पद्म भूषण पद्म विभूषण दिलवा देते हैं, वो तो सैफ अली खान लोगों को भी मिल जाता है, आपको भी मिल जाएगा, इतने पैसे ला। गलत। आप कोई पब्लिक ऑफिस या टाइटल पैसे के लिए नहीं बेच सकते। इसमें जो जेन्युइन लोग हैं, मेरिटोरियस लोग हैं, जो वास्तव में डिजर्विंग लोग हैं, उनको दिक्कत होगी ना बेटा। तो एन एग्रीमेंट टू ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिस is opposed to public policy as it interfere with the appointment of person best qualified for the service to the public। तो उसमें जो मेरिटोरियस लोग थे, जो बेस्ट क्वालिफाइड लोग थे, जो अपने मेरिट से आते, उनको रोक के आप किसी को भी लेके आ रहे हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा ना बेटा लॉ में, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। Public policy requires that there should be no money consideration for appointment of an office in which the public is interested। जहाँ पब्लिक इंटरेस्टेड है, पब्लिक अपॉइंटमेंट होगा मेरिट के आधार पे, वहां पैसे लेके आप थोड़ी कर सकते हैं ये अपॉइंटमेंट। The following are the example of agreement that are void because they are tantamount to sale of public office। देखिए कुछ एग्जाम्पल हैं। An agreement टू प्रोक्योर अ पब्लिक रिकॉग्निशन, आप पद्म विभूषण पद्म भूषण वगैरह पाने के लिए पैसे दे रहे हैं, व्हाट। एन एग्रीमेंट टू पे मनी, एन एग्रीमेंट टू पे मनी टू द पब्लिक सर्वेंट in order to induce him to retire from his office so that another person may secure appointment। अभी एक गवर्नमेंट ऑफिस में आदमी जॉब करता है, आपने कहा कि भैया अभी आपका कितना जॉब बाकी है, उन्होंने कहा 2 साल, उन्होंने कहा मैं आपको इतने पैसे देता हूं, अभी आप रिटायर हो जाओ, इनका अपॉइंटमेंट करवा दो अपने ऑफिस में। गलत। इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन, the agreement which tend to create an interest against obligation are void as opposed to public policy। बेटा हम एग्रीमेंट कर रहे हैं जिसमें मेरा जो ऑब्लिगेशन, मेरा ऑब्लिगेशन क्या है लॉ में, मेरा लॉ में ऑब्लिगेशन है कि हम आपको हम टेंडर, मैंने टेंडर इशू है हमारे ऑफिस से, आप टेंडर भरिए। जो मिनिमम टेंडर अमाउंट भरते हैं और जिनका अच्छा होता है प्रोजेक्ट, उनको मिलता है टेंडर। मैंने आपको बोला छोड़ो ना टेंडर फेंडर, 3 लाख रुपए तुम्ही को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। तो भैया मेरा ऑब्लिगेशन था कि जो बेस्ट लोग हैं उनको टेंडर इशू करना, पैसे लेके अगर हम इशू कर रहे हैं इसको, तो ये तो गलत है। ये मेरा ऑब्लिगेशन है, वो तो इशू होगा ही हमारे ऑफिस से, तो आप मुझे ये क्यों पैसा दे रहे हैं, ये तो गलत होगी। An agreement by an agent to receive without his principal consent compensation from another for the performance of his, हम एजेंट हैं, मेरा कोई प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल को कोई नहीं पता, हम आपसे बोल रहे हैं कि हम ये काम करेंगे, इतना पैसा दे दो, ये तो गलत हो जाएगा ना। A who is the manager of a firm agrees to pass a contract to X if X pays to A ₹2 lakh privately। ए मैनेजर है, वो बोल रहा है कि हम आपको ये कॉन्ट्रैक्ट दिलवा देंगे, आप मुझे 2 लाख रुपए पे कर दो। क्यों 2 लाख रुपए सीक्रेटली क्यों पे करना है? अगर ये आपका काम है कि आप मैनेजर हैं, कॉन्ट्रैक्ट देना, तो वो तो आप ऐसे ही देंगे, पैसे लेके थोड़ी देंगे। पैसे लेके दे रहे हैं तो आप अपने ऑब्लिगेशन के अगेंस्ट इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। गलत, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। नेक्स्ट अगर कंसिडरेशन पार्ट में भी अनलॉफुल है तो गलत है बेटा, पार्ट भी अनलॉफुल है तो कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट, पूरा नहीं पार्ट भी गलत है तो गलत। मैंने एक मैनेजर रखा और कहा कि भैया देखो यहाँ भी हमारा धान उन कट रहा है, आप देखिए, और दूसरा यहाँ हमारा अफीम उतरेगा, ये भी देखिए, जिसके बदले हम आपको 1 लाख रुपए दे रहे हैं। तो भैया 1 लाख रुपए जो आप दे रहे हैं
उसमें आधा काम तो इलीगल है अफीम वाला। Consideration unlawful in part. If any part of a single consideration दिया आपने लेकिन उसका पार्ट अनलॉफुल है तो एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। मैंने आपको सुपरवाइजर रखा, बोला दो चीज सुपरवाइज करना, इधर धान कट रहा है पूरा दिन धान देखिए और शाम को अफीम आता है मेरा यहाँ पे वो देखने, 1 लाख रुपए महीना मिलेंगे। कंसिडरेशन तो मैंने आपको सिंगल दिया 1 लाख, काम 2 ले रहे हैं, एक पार्ट अनलॉफुल है तो एग्रीमेंट अनलॉफुल हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल है कि आप लीगल पार्ट को परफॉर्म करवा सकते हैं और इलीगल को सेपरेट कर सकते हैं तब तो ठीक है। जैसे आपने कहा कि 1 लाख में 20,000 रुपए धान की कटाई देखने का, 80,000 उसका अफीम जो आता है उसका देखने का, और इस पार्ट को अगर आप लीगल पार्ट को अलग कर सकते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो पूरा का पूरा वॉइड हो जाएगा। Where the legal part of a contract can be severed from illegal, लीगल को हम इलीगल से अगर अलग कर सकते हैं तो bad part may be rejected and good one can be retained, but where the illegal part cannot be severed, the contract is void. अगर लीगल और इलीगल को अलग अलग किया जा सकता है तो इलीगल को अलग कर दीजिए और लीगल को इन्फोर्स कराइए, और अगर नहीं अलग अलग कर सकते तो पूरा 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 काम आपका इलीगल मान लेंगे मान लेंगे मान लेंगे। मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी, मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी क्या होता है बेटा? मेंटेनेंस होता है कि इफ अ पर्सन अग्रीज टू असिस्ट the other person in a legal case without any consideration, हम बोल रहे हैं कि आप केस लड़ो, आपके भाई लोग जो है डॉक्टर इंजीनियर है बेटा, आप किसान हैं, वो लोग आपके साथ गलत किए जा रहे हैं, आप लड़ो उनके अगेंस्ट केस, और आपको वकील साहब को पैसा देने के लिए नहीं है तो आई विल असिस्ट यू, हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप जो प्रॉपर्टी वहां से जीतेंगे मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसको बोलते हैं मेंटेनेंस। दूसरा होता है बेटा चैम्पर्टी, चैम्पर्टी में क्या होता है? इट इज
agreement in which the person agrees to assist the other person in winning the case for consideration of getting share in winning proceed. इस बार मैंने आपसे कहा कि आप केस लड़ो, अपने भाइयों पे केस करो, वो प्रॉपर्टी आपकी होनी चाहिए, उनकी कैसे होगी? लेकिन आपको जो प्रॉपर्टी मिलेगी उसमें से मुझे भी 10% दोगे, बोलो तो ठीक है, मदद करे, इसको बोलते हैं चैम्पर्टी। मेंटेनेंस में भी हम असिस्ट कर रहे हैं, चैम्पर्टी में भी, वहां मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ इंटरेस्टेड। तो बोथ द एग्रीमेंट इज वैलिड, मेंटेनेंस चैम्पर्टी दोनों वैलिड होते हैं अनलेस इट इज अनरीजनेबल और अनजस्ट टू अदर पार्टी। अगर मेरी हेल्प करने से, मेरा हेल्प करना किसी और के लिए गलत हो जा रहा है, अनजस्ट हो जा रहा है, तब तो मेरा मदद गलत है। अदरवाइज अगर वो जस्टिफाइड है तो ठीक है। और इट इज मेड विथ मैलिशियस मोटिव, अगर हम बैड इंटेंशन से, मतलब बैड इंटेंशन क्या, साले मरो कटो आपस में, भाई आपस में मरो कटो, सब बड़े प्रेम दिखलाते चलते हो, बड़ा प्रेम है भाई भाई में, बड़ा प्रेम है, बड़ा एकता है, मरो कटो सब। तो अगर मैलिशियस इंटेंशन है, मेरा बैड इंटेंशन है और दूसरे के साथ गलत हम कर रहे हैं अनजस्ट, तब तो मेंटेनेंस चैम्पर्टी गलत होते हैं, अदरवाइज दोनों कॉन्ट्रैक्ट वाइड होते हैं, अदरवाइज दोनों वैलिड है। अगर ये अनरीजनेबल अनजस्ट हो रहा है दूसरे के साथ, और अगर मेरा मोटिव मैलिशियस है, बैड इंटेंशन है, तब तो गलत। नेक्स्ट है इंटरफेरेंस विथ कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरफेरेंस विथ कोर्ट ऑफ जस्टिस। Interference with course of justice. An agreement whose object is to induce any judicial officer of the state to act partially or corruptly is void as it is opposed to public। बेटा, हम जुडिशियल ऑफिसर को खरीद रहे हैं और उनको बोल रहे हैं कि वो पार्शियलिटी करे, वो करप्शन दिखलाए, मुझसे पैसे ले, दूसरे पार्टी की कुछ ना सुने, मेरे पक्ष में फैसले सुना दे, तो ये तो बेटा हम इंटरप्ट कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं ना जस्टिस के साथ, तो गलत, वाइड। An agreement by A to reward B who is an intended witness in a suit against A is consideration of B's absenting himself from the trial। हम B को पैसे देके बोल रहे हैं कि भैया आप ही एक विटनेस हो, आप आना ही, इतने लो पैसे, आना ही मत, तो इंटरफेयर कर रहे हैं विद कोर्स ऑफ जस्टिस, वाइड, गलत। Stifling prosecution, stifling prosecution, it is based on a maxim that no person can trade a felony। सीरियस क्राइम हुआ है, आप उसी में व्यापार ढूंढने लगे कि ठीक है आपने व्यापार, आपने क्राइम कर दिया, इंसान ही थे, पता नहीं उस समय आपका मेंटल स्टेटस क्या था, कोई बात नहीं, आपसे क्राइम हो गया, इतने मुझे पैसे दे दीजिए, मैंने आप पे जो केस किया हम उठा लेते, ये तो गलत है, ट्रेडिंग करने लगे सीरियस क्राइम के में। When which means an agreement to not to punish for a crime done is void। आप नहीं, अगर किसी ने क्राइम किया तो बेटा पनिशमेंट होना चाहिए, आप उन्हें पैसे दे तो पनिशमेंट नहीं होगा, तो ये तो वाइड एग्रीमेंट है।
कंपाउंडिंग ऑफेंस है, मतलब कॉम्प्रोमाइज नॉन सीरियस ऑफेंस है, चोरी की आपने, नॉन सीरियस ऑफेंस है तो ये हो सकता है। लेकिन जो कॉम्प्रोमाइज ऑफ एनी पब्लिक ऑफेंस को नहीं होगा, पब्लिक ऑफेंस को क्रिमिनल एक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। नहीं तो एब्यूज ऑफ जस्टिस हो जाएगा, नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट हो जाएगा। जिसने लॉ में कुछ भी गलत किया, जिसने लॉ में क्राइम किया, उसको पनिशमेंट होना ही चाहिए। तो ये थे केसेस जहां की, जिन केसेस में ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन अनलॉफुल होता है। तो 6 केसेस हुए कि अगर ये फॉरबिडन बाय लॉ है, डिफीट करता है प्रोविजन ऑफ एनी अदर लॉ, फ्रॉडुलेंट है, इंजरी करता है पर्सन या प्रॉपर्टी को, इमोरल है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। फिर आपने पब्लिक पॉलिसी के अंदर 9 केसेस देखे। आज आपका काम है इतना सेगमेंट कंप्लीट कीजिए, कल एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर्ड एग्रीमेंट को खत्म करके यूनिट 3 विल बी फिनिश्ड। टुमारो इज द सैटरडे, इस वीक में आपका यूनिट 3 भी कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट वीक में हम आगे की यूनिट 4 में चलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कराएंगे, 5th में कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करेंगे, उसके बाद स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो जाएंगे यूनिट 6 से, कंटिजेंट क्वासी, फिर इंडेमनिटी गारंटी, बेलमेंट प्लेज एजेंसी। तो चलिए कल फिर आपसे मुलाकात होगी, जहाँ की हम बातों को आगे बढ़ाएंगे और यूनिट 3 को खत्म करेंगे। तब तक के लिए बने रहें, लगे रहें, स्वस्थ व्यस्त मस्त रहें। थैंक यू वेरी मच।